नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम शेयर मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। हमारे मित्र और जाने माने वित्तीय और शेयर मार्केट के विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज साहब से, जो कि रांची से जुड़ रहे हैं। पिछले हफ्ता कैसा रहा है और आगे आने वाले क्या संभावना है, इसके ऊपर शशांक जी से बात कर लेते हैं। अ, तो शशांक भाई, नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है बात 25 में। और दिवाली आपकी अच्छी रही होगी, और हम आशा करते हैं कि सभी की रहेगी। तो ये जो पिछले सप्ताह के अंत में जो शुक्रवार को जो भी एकदम से उथल पुथल हुई है, अ, उसके परिप्रेक्ष्य में अगला सप्ताह शेयर मार्केट में किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं, और मुख्य रूप से कौन से कुछ सेक्टर रहेंगे जो कि जिसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है, और टोटल एक ओवरऑल सिनेरियो, और क्या जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है, क्या उसका प्रभाव अब कम हो रहा है। तो इन्हीं विषयों पे आप ये बात को समझाइए। तो शशांक भारद्वाज साहब, आपका फिर से स्वागत है। तो इन बिंदुओं पर आप प्रकाश डालें। नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार पुनः अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी तात्कालिक चिंताएं थी वो अमेरिका से जुड़ी हुई थी। वहां पे जो ब्याज की दरें थी, तो जी। जब वहां पे ऐसे संकेत आए कि वहां मुद्रास्फीति की दर दुर्बल हो रही है, और उसके कारण बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स, इस सब में आपने देखा कि एक बड़ी गिरावट देखी गई। तो इसके आधार पे भारतीय शेयर बाजार तो आकर्षक थे ही, और जो एक विदेशी निवेश नहीं आ रहा था, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि प्रमुख शेयरों में बड़ी तेजी नहीं दिख रही थी, उनमें हम्म। भी अब खरीदारी दिखने लगी। तो हम्म। कुल मिला के हमारे लिए तो सारे कारक अच्छे हैं। एक हम्म। ही कारक थोड़ा सा अभी ध्यान देना पड़ेगा निवेश से संबंधित, वो है कि जो अभी विधानसभा के चुनाव है उनके परिणाम कैसे आते हैं। तो वो अगले सप्ताह नहीं है, वो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आएंगे। लेकिन तब तक जी। मार्केट अनुमान लगाते रहेगा इन चुनाव परिणामों का, और थोड़ा बहुत उसके आधार पे ऊपर नीचे करेगा। हम्म। हमारे लिए जो एक और प्रमुख कारक है क्रूड ऑयल, तो उसमें भी हमने देखा कि पिछले सप्ताह अचानक एक बड़ी गिरावट आ गई थी, जी। और सप्ताहांत में $80 के ऊपर वापस हुआ। लेकिन हम्म। थोड़ी भी जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है उसमें सुधार आते, उसमें एक बड़ी गिरावट आती। तो ये बताता है कि क्रूड ऑयल अब बहुत अधिक बढ़ने की स्थिति में नहीं है। तो ये सब हम्म। देखते हुए तो भारत का शेयर बाजार अच्छा ही लगता है। और हम्म। क्योंकि दिवाली का त्योहार अभी गया है, जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े अच्छे हैं, दिवाली में और अच्छे आएंगे, क्योंकि ये एक तरह का खरीदारी का एक ऋतु है हमारे लिए। तो इन सब हम्म। के आधार पे कहा जा सकता है कि भारत की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, और हम्म। शेयर बाजार में लोगों का मनोभाव भी अच्छा है, और शेयर बाजार के जो प्रमुख कारक है जो भारत को प्रभावित करते हैं वो भी सकारात्मक है। तो हम्म। बाजार अच्छा लगता है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा सेटबैक चुनाव परिणाम में आएगा, तब हम्म। मार्केट में एक लाभ लेने की प्रवृत्ति दिखेगी। हम्म। लेकिन अगर मोदी जी या भाजपा फिर से जीतती है, तब तो हम एक बहुत बड़ी उछाल देख सकते हैं। और एक बात यह है कि बाजार अ, मनोभाव के आधार पे ऊपर नीचे होता है। तात्कालिक कई कारण ऐसे बन जाते हैं जो मार्केट को नीचे कर देते हैं, या कभी कभी ऊपर भी कर देते हैं। जी। लेकिन जब हम एक लाभ की स्थिति देखेंगे, कंपनियां कितना लाभ बना रही हैं, इस क्वार्टर में कितना लाभ बढ़ा, तो उसके आधार पे भारतीय बाजारों में कोई बहुत तेजी नहीं आई है। जो लाभ है उसकी तुलना में देखें हम तो, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि 46% लाभ बढ़ा है भारतीय कंपनियों का। तो अगर उसको हम निफ्टी की पी में डाल दें, तो वो निफ्टी की पी बहुत ही न्यायोचित मूल्य पे मिल रही है। अभी जो 19,700 800 का जो निफ्टी चल रहा, वो हम्म। भी एक बहुत ही न्यायोचित भाव है, या मूल्यांकन है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार का भविष्य तो उज्जवल है ही है। और
मुझको लगता है कि चुनाव के बाद जब स्थितियां स्पष्ट होंगी तो हम 20,000 के ऊपर एक बार पुनः चल जाएंगे। तो इस क्षेत्र में जब आप ये इतना पॉजिटिव संभावनाएं आपको लग रही हैं, ठीक है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, एक तो ये बहुत सारे लोग शायद जानना चाहते हैं, आप उसको ठीक तरह से समझा पाएंगे कि ये जो पॉलिटिकल जो असेसमेंट है और उसके कारण भाव ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? कि इसका मुख्य कारण तो इकोनॉमिक है, और इकोनॉमिक देश की पॉलिटिक्स से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, रहती है। तो इसको कृपा करके समझाएँ कि अगर मतलब एक अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, जो अपेक्षाएँ हैं उसके हिसाब से, तो बाज़ार आगे चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो पीछे क्यों चला जाएगा? इसके पीछे क्या धारणा है और क्या इसमें संकेत बाज़ार को मिलते हैं जो कि प्राइस मूवमेंट में फिर आगे जाके रिफ्लेक्ट होते हैं? जी, शशांक भाई। भारतीय जनता पार्टी को हुँ, एक ऐसी पार्टी माना जाता है जो हुँ, उद्योग के विकास के लिए कार्य करती है, जो अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए कार्य करती है। ये माना जाता है कि उसके पास एक दृष्टि है, योजनाएं बनाती है, नीतियों को लागू करती है। और हम मात्र कहने के आधार पर इसको नहीं मान सकते। अगर आप पिछले कई दलों की सरकारों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने औद्योगिक विकास या व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। और शेयर बाजार को तो ऐसे दल या नीतियां अच्छी लगती हैं जो व्यापारियों के हित में कार्य करे या अर्थव्यवस्था के हित में कार्य करे। तो उस आधार पे जब ये माना जाता है कि भाजपा नहीं जीती तो बाजार ये मानता है कि हो सकता है आने वाली सरकारें, आप देखेंगे लगातार उद्योगपतियों को कोसते रहती हैं, उनके विरुद्ध बातें करते रहती हैं। तो वो तो शेयर बाजार को तो अच्छा नहीं लगता और ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। तो उस आधार पे जब आशंकाएं बनने लगती तो थोड़ी बहुत गिरावट आती है मार्केट में। तो आप जो कह रहे हैं शशांक भाई, तो क्या उसको हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से डिफेंस सेक्टर के शेयर में जिस तरह से बड़ी चाल चली है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसकी बड़ी बात बात हुआ करती थी, और एक बार ये भी माना जाता था कि इसको छोड़ दिया गया है दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर आप देखिए 1200 से चलते हुए 4000 पहुंच गया, और उसके बाद में भी फिर मतलब सब डिवीजन उसका हुआ, डिवीजन हो गया ना, उसके बाद भी तो यानी कि वो 4000 की सीमा के आसपास है, तो 3 गुना से अधिक बढ़ गया। इसी तरह दूसरी डिफेंस कंपनियां हैं, मझगांव डॉक हैं और दूसरे शेयर हैं, और इसी इसी तरह से जो सैटेलाइट और जो अंतरिक्ष है उससे जुड़े हुए हैं, रेलवे के शेयर हैं और रियल्टी के शेयर हैं। तो ये क्या इससे आप छोटा-मोटा स इसको समझा सकते हैं मुख्य बात को कि क्यों वो नीतियाँ इन इन शेयर मूवमेंट में रिफ्लेक्ट होती हैं जो कि उनके बेटर मैनेजमेंट की तरफ शायद इशारा कर रही हैं? नरेंद्र मोदी भारत के लिए कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। मैं मात्र ये नरेंद्र मोदी के प्रशंसक के रूप में नहीं कह रहा। आप इनकी नीतियां देखिए, इनकी कार्य प्रणाली देखिए। अब हुँ, रक्षा क्षेत्र की बात हो रही है। रक्षा क्षेत्र में हमारे यहाँ कोई स्थान ही नहीं था और आज कहा जा रहा है कि हम बहुत बड़ा रक्षा उत्पादों का निर्यात करने की स्थिति में आ गए, कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास कौन से अच्छे अस्त्र हैं, हमें कैसे मिल सकते हैं। हुँ, तो जब ये सारी नीतियां बनती है, इनका क्रियान्वयन होता है, तब जो कंपनियां इनको कार्य करती है उनको लाभ होता। मुझको भी ध्यान में है कि एक समय कहा जा रहा था कि हाल को सरकार डुबा दे रही है, उसको कोई आदेश नहीं है, वहां यूनियन को भड़काया जा रहा था। लेकिन देखिए परिणाम क्या हुआ, कितना अच्छा प्रदर्शन उसका हुआ। शेयर के मूल्य अगर 600-700 रुपए से अभी अगर जो इसके डिवीजन हुआ उसको ले ले तो 4200 रुपए का भाव, यानी 7 गुना भाव हो गया इसका। इस 7 गुना भाव इसको मत मानिए, ये 7 गुना अधिक संपत्ति का निर्माण हुआ है।
और इस संपत्ति का वितरण होता है, ये कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में नहीं रहता है। जो कि हम लोग बताना चाहते हैं लोगों को कि शेयर बाजार में अगर कोई कंपनी के मूल्य में बढ़त आती है तो उसका लाभ जन सामान्य को भी होता है। तो इस तरह के कार्य इन्होंने किए, तो डिफेंस में वैसा हो गया, रक्षा क्षेत्र में अच्छा कार्य हो गया। अन्य कंपनियां भी, जैसे भारत डायनेमिक के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उत्पाद अच्छे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक को कहा जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ रक्षा मस्तिष्क की कंपनी है भारत की। तो इस तरह से एक एक करके इस सरकार ने ध्यान दिया कि कैसे हम कंपनियों के लिए अच्छा कार्य करें या अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा कार्य करें, ताकि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। कंपनियां अधिक कमाएंगे तो कर अधिक देंगी, कर अधिक देंगी तो जन कल्याण के कार्य अधिक होंगे। तो इस मनोभावना से इस सरकार ने काम किया। अभी पीएलआई चल आ रही है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, उसको लेके बहुत से सेक्टरों में बड़ा परिवर्तन आ गया, मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ गया। तो ये सरकार समझती है। अब दूसरे दल वाले भी अगर ऐसा संकेत दें कि हाँ, हम समझते हैं, आर्थिक स्थितियों को समझते हैं, उनके हित का निर्णय बना सकते हैं, हम अकारण किसी उद्योगपति को या किसी उद्योग को अपशब्द नहीं कहेंगे, तो उनके प्रति भी विश्वास आएगा। विश्वास या अविश्वास वो तो आपके करने कहने से आएगा ना। तो बाकी दल अगर ऐसा करेंगे तो आएगा, लेकिन अभी तो भाजपा ही ऐसा करती दिखती, और उसके कारण शेयर बाजार का विश्वास भाजपा के पक्ष में। इसलिए वो चाहते हैं कि भाजपा जीते, और जीतेगी तो शेयर बाजार में लंबी तेजी दिखेगी। तो इसमें शशांक भाई जो हम दर्शकों को समझाने के लिए, मतलब ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसमें जो भी लोग निवेश करना चाहें तो वो अपने सलाहकार से बात करके और सोच समझ के करें। लेकिन आपके हिसाब से कौन से जो सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं, वो महत्वपूर्ण रह सकते हैं 2 या 3? और उसी तरह से 2 या 3 कुछ शेयर जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बेटर आप उनको मानते हैं और अपने निवेशकों को और मित्रों को आप उसकी सलाह दे रहे हैं? जी, शशांक भाई। देखिए, क्षेत्र विशेष में मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट के शेयर अभी और बढ़ सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में एक बड़ी तेजी देखी जा रही, मूल्यों में भी, और जो उनकी इन्वेंट्री है वो भी कम हुई। टेक्सटाइल में मुझको एक नई रुचि दिख रही है, तो कुछ मिड कैप टेक्सटाइल शेयर खरीदे जा सकते हैं। डिफेंस के शेयर अच्छे हैं। और अभी आरबीआई ने जो पर्सनल लोन को लेके प्रोविजन बढ़ाने की बात कही है बैंकों को, तो उससे बैंक शेयर थोड़े नीचे हुए। पर मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा बैंकों के व्यापार पे। तो अगर थोड़े और नीचे आ जाए और एक आकर्षक मूल्य में उपलब्ध हो तो आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक या स्टेट बैंक, इस तरह के शेयर खरीदे जा सकते हैं। तकनीकी आधार पे मुझको लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में भी अब मंदी समाप्त सी दिख रही है, तो उसको भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी एक दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम बचे हुए हैं, विशेषकर चुनाव के क्या निर्णय आएंगे, इजराइल हमास युद्ध में स्थितियां कैसी होंगी, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बैंकों को लेके कोई उतार चढ़ाव होता है या नहीं होता, तो मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन अ, कोई भी निवेश करें तो उसको कुछ भागों में बांट के करें। अगर कोई शेयर अच्छा भी लगता है तो संपूर्ण निवेश एक बार में ना करके दो तीन विभिन्न भावों में उसको खरीदने की एक इच्छा शक्ति रखें, और उसके आधार पर जी। निवेश करें तो एक अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। जी, तो फिलहाल जो भी फॉरेन इन्वेस्टर की जो आंकड़े आ रहे हैं, जो कि पिछले सप्ताह के और मुख्य रूप से पिछले शुक्रवार के जो भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर और पीएलआई स्कीम वगैरह, तो इसमें अगले हफ्ते का कुल मिला के मोटा-मोटी आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? वैसे तो बाजार अपनी गति से चलता है, लेकिन फिर भी हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कल नहीं, सुबह? अगला सप्ताह अच्छा रहता, हुँ, लेकिन मार्केट नीचे से ऊपर भी आए हैं। अभी जी। थोड़े दिन पहले 19,000
200-300 का स्तर छूने के बाद वापस 19,800-900 के बीच आया है निफ्टी। जी तो इन स्तरों पे फिर ये देखना पड़ेगा कि चुनाव परिणाम को लेके क्या धारणा बनती है। परिणाम तो आएंगे दिसंबर प्रथम सप्ताह में। जी तो जी। अभी एक बार वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक हो गया है अगली चाल के लिए। और हम्म तकनीकी रूप से अगर 19,910 के ऊपर मार्केट ट्रेड होना शुरू हो, निफ्टी के स्तर में बता रहा हूँ, हम्म। तो फिर एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है। और मार्केट में जो लघु अवधि में तेजी मंदी होती है ना, वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि मार्केट में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन कितनी है। जी जी। तो अभी अमेरिका में जो अचानक परिवर्तन आया ब्याज दरों को लेके, हम्म जो यूएस बॉन्ड यील्ड इतनी नीचे हो गई, डॉलर इंडेक्स नीचे हो गया, तो हम्म। उसके आधार पे जो मंदी का वातावरण था वो परिवर्तित हो गया कि अब लगता है ब्याज की दरें नीचे रहेंगी। तो उसमें जो शॉर्ट सेलर थे ना, वो पकड़े गए हैं। अब वो कब तक पकड़े रहेंगे, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो कब तक पकड़े जाएंगे या पकड़े रहेंगे, ये हम्म। निर्भर करता है कि मार्केट में चुनाव को लेके क्या अवधारणा आती। जी जी। अगर और हाँ, जी जी बताइए। अगर 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 ये बात आ गई कि नहीं भाजपा अच्छा कर रही है, तो मंडलियों के लिए बड़े संकट के दिन हैं अगले 10-15 दिन तो। तो एक आप इस पे भी बताएं कि जो पिछले दिनों देखिए भारत में तो कोई बैंक डूबा नहीं है, लेकिन भारत के बैंक डूब जाएंगे, भारत डूब जाएगा, अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं होगा, पीएलआई स्कीम भी नहीं चलेगी, मेक इन इंडिया भी नहीं चलेगा, इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं और आशंकाएं रघुराम राजन किस्म के जो विशेषज्ञ हैं वो करते रहे हैं। लेकिन बैंक तो जो बंद हो रहे हैं वो अमेरिका में बंद हो रहे हैं जहाँ पे वो रहते हैं, तो उसके बारे में वो ध्यान नहीं देते हैं, वो भारत पे ही उनकी वक्र दृष्टि रहती है। इसका क्या कारण है कुल मिला के? वो रुदाली ब्रिगेड के सदस्य हैं। अच्छा, उनका मुख्य काम कारण अकारण है। भारत की निंदा करना है। उसके हुँ, राजनीतिक उद्देश्य हैं, अर्थशास्त्र उसमें कहीं है नहीं। हुँ, 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 जब विश्व की बड़ी प्रमुख संस्थाएं बोलती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही, तो हुँ, किसी अधकचरे या किसी द्वेष के भाव से कोई कुछ कहे तो उसको उतना महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसा करके रघुराम राजन अपनी हंसी उड़वाते हैं और धीरे धीरे उनकी पोल भी खुल रही है। तो उसको उतना ध्यान ना देके हम तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं और जो आर्थिक कारक हम समझते हैं कि हमारी जीडीपी वृद्धि कितनी है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, हमारा अर्थव्यवस्था में जीएसटी का कलेक्शन कितना है, हमारी अर्थव्यवस्था की विकास की गति क्या है, इनके आधार पे किसी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन होगा। मेरे कहने, आपके कहने और रघुराम राजन के कहने से थोड़ी होगा। जो जी, तथ्य है जी, वो ना निश्चित करेंगे कि अर्थव्यवस्था कैसी स्थिति में। और फिर जो प्रमुख वित्तीय संस्थान है विश्व के, अगर उनको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है, जिनके मात्र इतना कहने से करोड़ डॉलर का निवेश आ सकता है या स्थानांतरित हो सकता है, जब वो अच्छा कह रहे हैं और कुछ तथ्यों के साथ कह रहे हैं, तो हम उनको ना मानेंगे। और रघुराम राजन कुछ भी कहे तो उसको उतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, जी, 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 जी। तो क्योंकि उसका शशांक भाई, उद्देश्य राजनीतिक है। उसका राजनीतिक उद्देश्य है, मतलब आर्थिक नहीं है। उसमें उसमें फाइनेंशियल और उसकी वो नहीं है, वो राजनीतिक नारेबाजी और राजनीतिक रूपक का एक एक कंट्रीब्यूटर है वो, कुल मिला के ये माना जा सकता है। तो शशांक भाई, आप आए बात 25 पे, और अगला हफ्ता कैसे रहेगा? कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण करेंगे कार्य, और उसके पृष्ठभूमि में क्या कारण रहे हैं? और अमेरिका की बॉन्ड यील्ड जो है वो किस तरह से पूरे दुनिया के इन्वेस्टमेंट सिनेरियो पे प्रभाव डालती है? तो ये सब आपने बताया, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ शीघ्र ही फिर आएँगे इसी विषय से पे बात करने के लिए। तो शशांक भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी दोबारा से फिर से दिवाली जो गई है उसकी शुभकामनाएँ। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।
तो हमने बातचीत की जाने माने वित्तीय विशेषज्ञ और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट श्री शशांक भारद्वाज से, कि पिछला हफ्ता भारत के शेयर बाजार में क्या रहा, उसके क्या मुख्य कारण रहे, आगे आने वाला सप्ताह किस तरह का रहेगा, और उसमें किस तरह के संकेत शेयर मार्केट के लोग जो है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद प्रतीक्षा कर रहे हैं कुछ चुनाव के परिणामों की। और साथ भी उन्होंने ये भी बताया कि कौन से सेक्टर्स हैं जो है उसके अंदर निवेश करके आगे लाभ निश्चय ही कमाया जा सकता है। तो इसमें हम दोबारा ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक बातचीत है, जो कि मार्केट की जो भी मूवमेंट चल रही है उससे जुड़ी हुई बातचीत है। तो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें सचमुच करना चाहें तो निश्चय ही अपने वित्तीय विशेषज्ञ और सलाहकार से बातचीत करके ही आप निर्णय लें। तो हमें आशा है कि ये बातचीत, जो कि शेयर मार्केट अगले हफ्ते और कौन-कौन से क्षेत्र उसमें महत्वपूर्ण रहेंगे उस पे की, तो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।